देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन थे उसको खत्म कर लिया था। आज हम बात करेंगे एक नए पर्टिकुलर टॉपिक का जिसका नाम है एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉपी ये एक ही सिंगल एलिमेंट जो होता है, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है, जब ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म, टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जब एक सिंगल एलिमेंट दो या उससे ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एलोट्रॉपी। तो उस प्रोसेस को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। और ये जो दो या फिर ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं किसी भी एक सिंगल एलिमेंट को, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट, उसको हम एलोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। ग्रुप 16 एलिमेंट जो होते हैं वो एलोट्रॉप्स को शो करते हैं। ग्रुप 17 या ग्रुप 18 एलिमेंट एलोट्रॉप्स को शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप 16 के कौन कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो एलोट्रॉप्स को शो करते हैं। तो ग्रुप 16 के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलोट्रॉप्स को शो करते हैं या फिर वो एलोट्रॉपीज शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है O2 जिसको हम कहते हैं डाई ऑक्सीजन, और एक होता है O3 जिसको हम कहते हैं ओजोन, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ये होते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ द ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन के बाद में अगर हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर में काफी सारे एलोट्रॉपिज्म शो होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो सल्फर में H2 फॉर्म भी होता है, देन H6 फॉर्म भी होता है और एसिड फॉर्म भी होता है, ठीक है। ऐसे तीन टाइप के एलोट्रॉप्स आप लोगों का सल्फर शो करता है, जिसमें भी अगर आप एसिड के बारे में बात करोगे तो एसिड वापस दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आप लोगों का अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है। अल्फा जो पर्टिकुलरली सल्फर होता है, उस अल्फा सल्फर को हम रोम्बिक सल्फर कहते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज कॉल्ड एज अ रोम्बिक सल्फर। और ये जो फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। आप लोग को अच्छे से पता है कि रोम्बिक और मोनोक्लोनिक ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक तरह का क्रिस्टल लैटाइस होता है जो हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था। अगर आप लोगों को सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर याद होगा तो सॉलिड स्टेट चैप्टर के नाम में, सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल लैटाइसेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिसमें होता है क्यूबिक, ठीक है, उसके बाद में होता है रोम्बिक, उसके बाद में होता है हेक्सागोनल, उसके बाद में होता है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लोनिक, ऑर्थोरोम्बिक, मतलब ऑर्थोहेड्रल। इस तरह के 7 टाइप के क्रिस्टल लैटाइस तैयार होते हैं। तो इस 7 क्रिस्टल लैटाइस में से आप लोगों का ये जो एसिड फॉर्म होता है सल्फर का, ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज कॉल्ड एज अल्फा सल्फर, जबकि मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज कॉल्ड एज अ बीटा सल्फर, इसको कहा जाता है। सल्फर के बाद में जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट होता है वो होता है सेलेनियम, ओके। तो सेलेनियम भी जो होता है ये आप लोगों का एलोमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी शो करता है, ठीक है। ध्यान में रखना, आप लोगों का जो सेलेनियम होता है वो भी क्या करता है, एलोट्रॉपिज्म शो करता है। और ये जो पर्टिकुलरली एलोट्रॉपिज्म शो करता है इसमें दो टाइप के एलोट्रॉप्स होता है, एक होता है रेड सेलेनियम और दूसरा होता है ग्रे सेलेनियम, ओके। तो दो टाइप के एलोट्रोपिज्म होते हैं आप लोगों के सेलेनियम के, एक होता है रेड सेलेनियम और एक होता है ग्रे सेलेनियम। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो होता है हमारा टेल्यूरियम। तो टेल्यूरियम भी आप लोगों का एलोट्रोपिज्म शो करता है, ठीक है। तो टेल्यूरियम के जो एलोट्रोप आप लोगों के पास होते हैं वो होता है क्रिस्टलाइन टेल्यूरियम, क्रिस्टलाइन होता है एक, और एक एमोर्फस टेल्यूरियम होता है। एक क्रिस्टलाइन टेल्यूरियम होता है और एक होता है अमॉर्फस टेल्यूरियम। तो ऐसे दो टाइप के टेल्यूरियम आप लोगों के पास होते हैं, अमॉर्फस टेल्यूरियम एंड अ क्रिस्टलाइन टेल्यूरियम। अब हम बात करते हैं पोलोनियम की। तो पोलोनियम जो होता है वो भी आप लोगों का एलोट्रोपिज्म शो करता है
और पोलोनियम जो होता है ये दो एलोट्रॉप्स शो करते हैं, एक होता है अल्फा पोलोनियम और एक होता है बीटा पोलोनियम। ओके, तो these are the different allotropes of the all elements of the group 16। ओके, तो दिमाग में पहले डाल दीजिए, सबसे पहले डाल दीजिए कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है, जब एक सिंगल एलिमेंट दो या उससे ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तब हम उस पर्टिकुलरली डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स कहते हैं और जो प्रोसेस होता है उसको एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ये एक एलिमेंट होता है और ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक O2 फॉर्म में और एक O3 फॉर्म में। O2 फॉर्म को हम डाइऑक्सीजन कहते हैं, O3 फॉर्म को हम ओजोन कहते हैं। सल्फर जो होता है वैसे वो तीन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक S2 फॉर्म होता है, एक S6 फॉर्म होता है और एक एसिड फॉर्म होता है, जिसमें आप लोगों का एसिड जो होता है वो एलोट्रोपिज्म शो करता है। और ये दो टाइप के एलोट्रोप शो करता है, एक होता है अल्फा रोम्बिक और एक होता है बीटा रोम्बिक। गॉट इट? दैट अल्फा सॉरी एक होता है अल्फा सल्फर और दूसरा होता है बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर को ही हम रोम्बिक सल्फर कहते हैं और बीटा सल्फर को ही हम मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं। सेलेनियम भी दो टाइप के एलोट्रोप शो करता है, एक होता है रेड सेलेनियम और एक होता है ग्रे सेलेनियम। टेल्यूरियम भी आप लोगों के दो टाइप के एलोट्रोप शो कर रहा है, क्रिस्टलाइन टेल्यूरियम और अमॉर्फस टेल्यूरियम। और पोलोनियम भी दो टाइप के एलोट्रोप शो करता है, एक अल्फा पोलोनियम और एक बीटा पोलोनियम। ओके, तो ये सारे के सारे आप लोगों के एलोट्रोप्स हो गए ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। ध्यान में रखना ग्रुप 17 एलिमेंट्स एलोट्रोपिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है, और ग्रुप 18 भी नहीं करते, सिर्फ ग्रुप 16 ही होते हैं जो एलोट्रोपी को शो करते हैं। अब एलोट्रोपी से एक और रिलेटेड वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म ये भी टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब हम लोगों ने सॉलिड स्टेट नाम का ही चैप्टर पढ़ा था। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी में क्या फर्क होता है, ठीक है, तो पहले देखिए दोनों में कॉमन चीज क्या होती है। जैसे एलोट्रोपी में भी क्या होता है, दो या उससे ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट होते हैं, वैसे पॉलीमॉर्फिज्म में भी क्या होते हैं, दो या उससे ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये दोनों में कॉमन चीज होती है, ध्यान में रखना। एलोट्रोपिज्म और आप लोगों के पॉलीमॉर्फिज्म की कॉमन चीज क्या होता है कि दोनों में भी क्या होता है, दो या उससे ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। अब फर्क क्या होता है, फर्क यहाँ होता है कि भाई एलोट्रोपी में जहां पर हम सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं, मतलब जब एलिमेंट दो या उससे ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वही पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड जो होते हैं वो दो या उससे ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेन फर्क ये है। ठीक है, क्या फर्क है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, जब कोई कंपाउंड दो या उससे ज्यादा क्या होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, और जब एलिमेंट दो या उससे ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, एलोट्रोपी कहेंगे। अब मुझे बताओ कंपाउंड और एलिमेंट का तो फर्क पता है ना आप लोगों को? हाँ सर। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द एलोट्रोपी एंड द पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम बात करते हैं इन सब पर्टिकुलरली एलोट्रोप्स की कुछ खास बातें में। ठीक है, डन। तो ध्यान दीजिए, जनरली अगर हम मेटालिक या नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज के केस में ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन के जो दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों एलोट्रोप्स होते हैं ये नॉन मेटालिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं। ठीक है, ये भी नॉन मेटालिक होता है और ये भी नॉन मेटालिक होता है। अगर हम सल्फर के बारे में बात करें तो सल्फर में सबके सब नॉन मेटालिक होते हैं, ये भी नॉन मेटालिक होता है, ये भी नॉन मेटालिक होता है, ये भी नॉन मेटालिक हो जाता है, जिसके वजह से आप लोग का अल्फा रोम्बिक भी नॉन मेटालिक हो जाएगा और बीटा मोनोक्लिनिक भी नॉन मेटालिक हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेलेनियम के बारे में। तो सेलेनियम में एक जो पर्टिकुलरली चीज होती है, एक मेटालिक होती है और एक नॉन मेटालिक होता है। ठीक है, सेलेनियम में क्या होता है, एक मेटालिक होता है और एक नॉन मेटालिक होता है। जैसे रेड सेलेनियम जो होता है वो मेटालिक हो जाता है, ओके, और ग्रे सेलेनियम जो होता है वो नॉन मेटालिक हो जाता है। ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या होता है आप लोगों का, क्या होता है बोला सेलेनियम में? रेड सेलेनियम मेटालिक होता है और ग्रे सेलेनियम नॉन मेटालिक होता है। हाँ, ठीक है, डन। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टेल्यूरियम की,
टेल्यूरियम में आपको ध्यान आ ही रहा होगा कि यहाँ पर दो क्रिस्टल एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ओके, और अमॉर्फस फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों की दोनों चीजें वैसे तो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, बट अमॉर्फस फॉर्म को हम जनरली कंसीडर नहीं करते। मतलब यहाँ बेसिक डिफरेंस आप लोग को वही बताना है। जनरली आप लोग को पता है अमॉर्फस जो होते हैं वो नॉन मेटालिक होते हैं, और क्रिस्टलाइन मेटालिक भी हो सकता है या नॉन मेटालिक भी हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ टेल्यूरियम के बारे में ये नहीं बोलेंगे कि कौन मेटालिक है और कौन नॉन मेटालिक है। लेकिन अगर आपको फिर भी बताना है तो ध्यान रखिएगा, जो आप लोगों का टेल्यूरियम होता है वो मेटालिक होता है, क्रिस्टलाइन टेल्यूरियम, और अमॉर्फस टेल्यूरियम जो होता है वो नॉन मेटालिक होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पोलोनियम की। तो पोलोनियम जो होते हैं ये दोनों के दोनों मेटालिक होता है, ठीक है। अल्फा भी मेटालिक होता है और बीटा भी मेटालिक होता है। तो अगर आप टॉप टू बॉटम देख रहे होंगे तो आप लोगों को नजर आ रहा है पहले कैरेक्टर बढ़ती जा रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, टॉप टू बॉटम होने में। हाँ, तो ध्यान दीजिए टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कस करना है, वो हम लोगों को सल्फर के एलोट्रॉप्स को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सल्फर में तीन फॉर्म होते हैं, H2, H6 और एसिड। देखिए H2, H6 और एसिड को आप एलोट्रॉप्स की जगह फॉर्म्स बोलिएगा, और एलोट्रॉप जब आप बोलेंगे तो सिर्फ रोम्बिक और मोनोक्लिनिक को बोलिएगा। दिमाग में अच्छे से रखिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा H2, H6 और एसिड जो होते हैं इनको आप क्या कहेंगे, फॉर्म्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको आप? फॉर्म्स कहेंगे या फिर स्ट्रक्चर कहेंगे। कि सल्फर जो होता है वो तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, H2 स्ट्रक्चर, H6 स्ट्रक्चर और SH स्ट्रक्चर। गॉट इट? डन। और इसमें फिर आप लोग को बताना है कि अगर आप बात करेंगे, किसकी बात करना है, एलोट्रॉप्स की, तो एलोट्रॉप्स में सिर्फ दो ही एलोट्रॉप्स होंगे, अल्फा रोम्बिक और एक और बीटा मोनोक्लोनिक। गेट इट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। ये जो तीन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, पहले हम इनके बारे में बात करेंगे, और इसके बाद में हम बात करेंगे दैट विल बी ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोगों का जो सल्फर होता है वो तीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बराबर है, राइट? तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं H2। ओके, तो H2 फॉर्म या H2 स्ट्रक्चर। तो H2 फॉर्म की बात, खास बात क्या होती है, तो H2 जो फॉर्म होता है ये वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन अ वेपर स्टेट, बराबर है। और ये पार्टली एग्जिस्ट करता है, मतलब कंप्लीटली नहीं, पार्टली या फिर पार्शियली आप इसको बोल सकते हो। ये जो एग्जिस्ट करेगा ये पार्शियली एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर आप सल्फर को वेपराइज करोगे तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे सल्फर H2 फॉर्म में रहेंगे, उसमें से कुछ H6 भी रह सकते हैं, तो कुछ एसिड भी हो सकते हैं, बराबर है। तो H2 जो फॉर्म होता है ये खाली वेपर स्टेट में ही दिखाई देता है, और ये पार्शियली एग्जिस्ट करता है, कंप्लीटली एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। अब आप लोग को अच्छे से पता है कि अगर कोई चीज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब उस पर्टिकुलरली कंपाउंड में क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए? अगर कोई चीज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसका मतलब इस कंपाउंड में क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बराबर है। क्या होने चाहिए इसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बराबर है। डन। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई ये पैरामैग्नेटिज्म होते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें होते हैं दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी होते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। कौन से? एंटी बॉन्डिंग पाई हैश इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। डन। टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग
पाई स्टार ऑर्बिट, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन। और ये बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह ही होता है, लाइक O2। क्लियर है? क्लियर है? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ओके, सर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलरली थीम की, ठीक है। वो होती है आप लोगों की S6 और S8। ओके, तो S6 और S8 के स्ट्रक्चर में आप लोग को ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस इनके स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई S6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है और S8 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अगर आप S6 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो तो ये चेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ये चेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, ध्यान में रखना, ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? S6 चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म। ओके, डन। और जो एसेट होता है वो प्रेजेंट होता है क्राउन फॉर्म, क्राउन। ओके, डन। ये क्राउन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि ये चेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब चेयर फॉर्म जो होता है वो आप कैसे निकालेंगे? जैसे हमारी आराम कुर्सी होती है ना, ठीक है, ये होता है चेयर फॉर्म। गॉट इट? समझ में आ गया चेयर फॉर्म? अरे हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स है चेयर के, ये सारे कॉर्नर्स पर आप लोगों की क्या प्रेजेंट होते हैं? सल्फर प्रेजेंट होते हैं। ऑल द कॉर्नर्स कंटेन द सल्फर। तो टोटल यहाँ पर टोटल देखिए कितने सल्फर हो गए हमारे पास? 6। 6। 6 सल्फर हो गए। अब इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, SS बॉन्ड लेंथ, ओके, वो होता है 205.7 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है, सॉरी पिकोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 205.7 पिकोमीटर। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 102.2 डिग्री, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 102.2 डिग्री। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी इसकी एसेट की। ओके, तो एसेट जो होता है वो आप लोगों की क्राउन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो क्राउन जो होता है राजा का मुकुट। ओके, देन इस तरह से होता है ना राजा का मुकुट। ओके, तो ये होता है क्राउन फॉर्म, राइट। इसमें भी क्या होते हैं, सारे जो कॉर्नर्स होते हैं आ रही है, आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ सर। हाँ सर। सॉरी कॉल आ गया। हाँ, तो यहाँ पर भी सारे जो कॉर्नर्स रहेंगे वहां पर आप लोगों का सल्फर ही प्रेजेंट रहेगा। अब हर एक सल्फर का जो बॉन्ड लेंथ होता है, हालांकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आप लोगों को कम ज्यादा दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, बट सभी पर्टिकुलरली जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सब सेम होता है, और वो होता है 204 पिकोमीटर। कितना होता है? 204 पिकोमीटर। और हर एक सल्फर ये जो बॉन्ड एंगल होता है SSS बॉन्ड एंगल, ये होता है आप लोगों का 107 डिग्री।
ओके कितना होता है वो 107 डिग्री। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके तो ये होते हैं आप लोगों के डिफरेंट फॉर्म या डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर। अब हम बात करते हैं हमारे मेन जो सल्फर के एलोट्रॉप्स है उनके बारे में। जैसे हमारे पास मेन दो एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं सल्फर के? कौन से दो एलोट्रॉप्स है? रोम्बी एंड मोनोक्लिनिक। बराबर है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, या फिर इसको हम कहते हैं अल्फा सल्फर, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा बीटा सल्फर। अब इनको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलर के बारे में। ओके डन। तो सबसे पहले जो कलर होता है, तो कलर क्या होता है? तो सल्फर जो होता है अल्फा सल्फर, ये पेल येलो कलर का होता है, दैट इज पेल येलो इन कलर। जबकि जो बीटा सल्फर होता है वो होता है ब्राइट येलो इन कलर। गॉट इट? समझ में आ गया? तो पहली प्रॉपर्टी होती है कलर की, अल्फा सल्फर जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है, जबकि बीटा सल्फर जो होता है वो ब्राइट येलो कलर का होता है। बराबर है। लेटर ऑन नेक्स्ट वन कि इनके क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टल लैटाइस कौन कौन से क्रिस्टल लैटाइस में प्रेजेंट होता है? क्रिस्टल लैटाइस। ओके तो क्रिस्टल लैटाइस जो होते हैं इनके नाम से ही आप लोग को समझ में आना चाहिए। बताइए अल्फा सल्फर कौन से क्रिस्टल लैटाइस में प्रेजेंट होता है? रोम्बिक। ग्रोमविक। रोम्बिक। बराबर है। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये? रोम्बिक। जबकि बीटा सल्फर जो है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के ये तो हो गए। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके क्रिस्टल लैटेक्स के बाद में थर्ड जो प्रॉपर्टीज दी हुई दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। ओके हाँ तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अल्फा सल्फर का वो 385.8 केल्विन दिया हुआ है, 385.5 केल्विन। ओके जबकि बीटा सल्फर का जो आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 393 केल्विन का। ये है इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानकारी। गॉट इट? ओके हाँ सर। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई दैट इज द डेंसिटी। तो अल्फा सल्फर की जो डेंसिटी आप लोगों को दी हुई दैट इज द 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके जबकि बीटा सल्फर की जो डेंसिटी दी है दैट इज 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दी है अल्फा और बीटा सल्फर की। लेटर ऑन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यहाँ पर दी है दैट इज द सोलुबिलिटी इन वाटर, ठीक है, एंड CH2। ठीक है तो हम बात करते हैं सोलुबिलिटी इन वाटर। पहले वाटर के बारे में देख लेते हैं। तो सोलुबिलिटी इन वाटर की बात करें तो अल्फा सल्फर जो होता है पानी में इंसोल्यूबल होता है, ठीक है, ये इंसोल्यूबल होता है। वैसे ये भी इंसोल्यूबल होता है, दोनों भी इंसोल्यूबल होते हैं, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों भी इंसोल्यूबल होते हैं। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सोलुबिलिटी इन CH2। सोलुबिलिटी इन CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, ये एक और इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों जो होते हैं वो सोल्यूबल हो जाते हैं इसके अंदर, आप लोगों के CH2 के अंदर। ध्यान में रखना सोलुबिलिटी जो है बीटा सल्फर की वो एक्चुअली दी नहीं है वाटर के अंदर में कि भाई वो वाटर में सोलुबल होता है या नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे ही मानकर चल रहे थे कि भाई इसके सोलुबिलिटी के बारे में हम लोग को पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों ने क्या कर लिया उसको इनसोल्यूबल ही बोल दिया तो वहां पर हम लोग को कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हम ऐसा मानकर चल लेते हैं कि भाई वाटर में जो इसकी सोलुबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेटर ऑन नेक्स्ट वन स्टेबिलिटी जो होता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ठीक है, डन। स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन से टेम्परेचर पर ये थर्मली स्टेबल होता है।
ठीक है, तो ये होता है बिलो 369 केल्विन पर, ये होता है बिलो 369 केल्विन, मतलब इस टेम्परेचर के नीचे में वो थर्मली स्टेबल होता है। जबकि अगर आप बीटा सल्फर के बारे में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अबो 369 केल्विन में हो जाएगा। ठीक है, देन लेटर ऑन फिर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट किसमें इसमें हो सकता है। ठीक है, देन तो ध्यान में रखना, कन्वर्टेड टू, ये अल्फा सल्फर है तो जाहिर सी बात है अल्फा सल्फर किस में कन्वर्ट होगा, बीटा सल्फर में कन्वर्ट होगा। कब, इस टेम्परेचर के अबोव, अबोव 369 के। और अगर आपके पास बीटा सल्फर है और टेम्परेचर 369 केल्विन के नीचे चला गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा सल्फर में। तो हम कहेंगे कन्वर्टेड टू अल्फा सल्फर बिलो 369 केल्विन। व्हाट इट, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। अब समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सब लोग सो रहे हैं क्या? हाँ, समझा सर, समझा। देन लेटर ऑन जो पॉइंट दिया हुआ है दैट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया हुआ है कि भाई ये किस तरह से आप लोगों का बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे अल्फा सल्फर की तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ रोल्स सल्फर इन CH2। ओके, तो ये कैसे बन रहा है, इवेपोरेशन ऑफ रोल सल्फर, रोल सल्फर एक तरह का स्पेशल टाइप का सल्फर होता है जिसको हम रोल सल्फर कहते हैं। तो इवेपोरेशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2, ठीक है, इन CH2, इन CH2। ओके, और अगर हम बात करते हैं बीटा सल्फर की तो बीटा सल्फर आप लोगों के अल्फा सल्फर से ही बनता है जब हम उसको क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली फॉर्म बाय हीटिंग द अल्फा सल्फर अबोव 369 केल्विन। ठीक है, अगर आप अल्फा सल्फर को 369 केल्विन के अबोव में हीट करोगे तो आप लोगों को बीटा सल्फर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा बीटा सल्फर है, बीटा सल्फर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज। एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था वो ऑल्सो कॉल्ड एज। तो बताओ क्या कहा जाता है अल्फा सल्फर को ऑल्सो कॉल्ड एज? रोम्बिक। रोम्बिक सल्फर। जबकि बीटा सल्फर को ऑल्सो कॉल्ड एज अ मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर। अब हम लोग को पता है कि मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बन रहा है, बाय हीटिंग द सल्फर। ठीक है, डन। तो ये बनता कैसे अभी वो देखते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर डिटेल में जरा देखते हैं इसको। ठीक है, तो किस तरह से बनाया जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर को, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है वो कौन से सल्फर से बनाया जाता है, रोम्बिक सल्फर से बनाया जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करोगे इन अ प्लेट, एक प्लेट में ले लोगे और उसको मेल्ट करोगे। ठीक है, मेल्ट करने के बाद में इसको आप क्या करोगे, कूल करोगे। ओके, जैसे आप इसको कूल करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रस्ट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इट फॉर्म्स द क्रस्ट। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, ये क्रस्ट तैयार हो जाएगा। क्लियर है? क्रस्ट का मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे हाँ या ना? हाँ सर।
क्रस्ट मतलब क्या है, जब भी कोई चीज मेल्ट करके आप उसको हीट करते हो तो थोड़ी सी ऐसी पफी हो जाती है ना, तो उस चीज को आप क्रस्ट कह सकते हो, ठीक है। फिर आप इस क्या करोगे, क्रस्ट को होल करोगे, ठीक है। मेक या फिर टू होल्स आर मेड इन अ क्रस्ट, ठीक है। इसमें से दो होल्स आर तैयार करोगे, टू होल्स आर मेड इन अ क्रस्ट, इन द क्रस्ट, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट होते हैं, इस क्रस्ट में आप क्या करोगे, दो होल बनाओगे, इस तरह से, बराबर है। तो जब आप इसमें से क्या करोगे, दो होल बना दोगे, तो इसमें से जो रिमेनिंग लिक्विड रहेगा उसको आप पोर्ड आउट टू गिव द नीडल शेप क्रिस्टल फ्रॉम द बीडर। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो लिक्विड रहेगा, ठीक है, मेल्टेड लिक्विड, क्योंकि हमने उसको मेल्ट किया हुआ है, तो ये मेल्टेड लिक्विड इस क्रस्ट से क्या हो जाएंगे, इस होल से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो रिमेनिंग लिक्विड रहेगा, रिमेनिंग लिक्विड, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, पोर्ड आउट, पोर्ड आउट ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट के बाहर में आकर वो क्या हो जाएगा, पोर हो जाएगा, फैलने लगेगा, और फैलने के बाद में ये क्या हो जाएगा, इसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर तैयार करेगा। क्या करेगा ये, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्मिंग द नीडल लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्मिंग नीडल लाइक स्ट्रक्चर। और इस तरह से फिर आप लोगों का क्या बनेगा, मोनोक्लिनिक सल्फर या फिर बीटा सल्फर बन जाएगा। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एलोट्रॉपी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन, ठीक है। तो कंफ्यूजन इसमें, ठीक है, चलो। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ऑक्सो एसिड्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा ऑक्सो एसिड्स। ओके, देखिए ये थ्योरेटिकल टॉपिक था, ठीक है। तो थ्योरेटिकल टॉपिक में ज्यादा चीजें समझने लायक नहीं होती है, चीजों को याद करने लायक होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल। तो ये चीजें थ्योरेटिकल ज्यादा थी, तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डिफरेंस बिटवीन द अल्फा एंड बीटा सल्फर जो मैंने आप लोग को समझाया था, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम नेक्स्ट पर्टिकुलरली चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्सो एसिड्स। ओके, तो ध्यान में रखना है, जनरली हम एसिड, जब सिर्फ एसिड कहते हैं, तो एसिड्स का मतलब क्या होता है हमारे पास में, ऐसा पर्टिकुलरली कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या होगा, H होना चाहिए, और जो क्या करने को होना, H को आसानी से डोनेट करने को होना, बराबर है। हमारी जनरल जो थिंकिंग होती है वो यही होती है एसिड्स के लिए, बराबर है। अब ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सो एसिड्स मतलब एक तरह के ऐसे एसिड्स होता है जिसमें H तो प्रेजेंट होता है, बट वो हमेशा कंबाइंड विद O के साथ होता है, मतलब OH फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था वो डायरेक्टली बिटवीन द एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में ब्रेक हो रहा था, बट यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो E और O के बीच वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, बल्कि वो O और H वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर E और H के बीच का डायरेक्ट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, बट यहाँ पर E और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक ना होते हुए O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और इसीलिए आप लोगों के पास कुछ इस तरह से क्या मिल जाता है, चीज मिल जाता है। तो ऐसे कोई भी एसिड जिसमें आप लोगों का हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली एलिमेंट के साथ कंबाइन न होते हुए ऑक्सीजन के थ्रू कंबाइन होता है, उस चीज को हम कहते हैं ऑक्सो एसिड। समझ में आ गया आपको ऑक्सो एसिड का मतलब? हाँ सर। ओके, डन। ओके, तो देखिए अभी ऑक्सो एसिड जो होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को सल्फर के ऑक्सो एसिड के बारे में दिया हुआ है, तो हम पहले सल्फर के ऑक्सो एसिड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम फिर आयोडीन के कुछ दिए हुए उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स होते हैं। जैसे सबसे बढ़िया वाला आप लोगों को एग्जांपल पता होगा कौन सा, H2SO4, बराबर है, राइट। H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। बस इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अलावा आप लोगों के पास में और कौन कौन से एसिड्स होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। डन। तो ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आप लोगों के पायरो नहीं होता है यहाँ पर, हाइपो नहीं होता है, हाइपोसल्फ्यूरस नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए और कौन कौन सा होता है। अब यहाँ पर आप लोग स्पेसिफिकली फोकस करना है नंबर ऑफ O के ऊपर। बाकी सारे एलिमेंट्स लगभग आप लोग के सेम रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद में नेक्स्ट वाला मैं लिखूंगा H2SO3, ओके, और फिर मैं नेक्स्ट लिखूंगा जिसमें एक ज्यादा होगा H2SO5, ओके। पहले इन लोगों के नाम लिखते हैं। तो ध्यान में रखना, जब O 4 थे तो हमने इक लिखा था, जब एक O कम रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं पता है ना आप लोग को? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम इक लिखते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम पर हम लोग क्या लिखते हैं? सल्फ्यूरस आस लिखते हैं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलरली एसिड का नाम क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाता है आप लोगों का? H2SO5 हो जाता है। अब H2SO5 को आप क्या कह सकते हो? तो ध्यान में रखना, H2SO5 का जो नाम होता है उसको आप क्या लिख सकते हो? पर, ये एक्स्ट्रा वर्ड डाल सकते हो, पर ऑक्सी, ये वाला एक्स्ट्रा वर्ड डालना है, पर ऑक्सी, और बाकी क्या सल्फ्यूरिक एसिड ही लिखोगे, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है? एक वर्ड कौन सा एक्स्ट्रा डालना है? परऑक्सी। पर ऑक्सी, बराबर है। अब ध्यान दीजिए इसके और भी कुछ होते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो होता है वो क्या होता है? तो नेक्स्ट वाले में जो इसका नाम होता है, ठीक है, या फिर जो पर्टिकुलरली कंपाउंड होता है वो होता है H2SO7। ये नेक्स्ट टाइप का हमारा क्या होता है? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलरली कंपाउंड का नाम होता है डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओके। इसका नाम क्या होता है आप लोगों का? डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो ये होता है हमारा नेक्स्ट H2SO7। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो होते हैं आप लोगों के, हाँ सर वो H2SO6 एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, सारे के सारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर स्टेबल है हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? हाँ सर। ओके। अब नेक्स्ट जो होता है इसके बाद में वो होता है H2OA। नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है? H2OA। तो बताओ इसका नाम क्या लिखोगे अभी आप? अच्छा नहीं, इसका नाम लिखना, इसको और इसको कंपेयर करो और फर्क देखो। मैंने आप लोग को समझाया कि नाम क्या लिखना है। ट्राइसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें और इसमें फर्क देखो। ये सल्फ्यूरिक एसिड था जिसमें 4 होते, एक ओ बढ़ गया तो क्या नाम दिया मैंने? परऑक्सी। हाँ, तो फिर इसमें देखो H2SO7 का नाम क्या लिखा आप लोगों ने? डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। या फिर छोड़ो, डाइसल्फ्यूरिक एसिड लिखा तो फिर इसका नाम क्या लिखेंगे? O7 है,